बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर इक्विटी पर होती है। एसेट्स जो है वो फर्म के रिसोर्सेज होती हैं जो कि फर्म्स को अपना फ्यूचर अर्निंग जनरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, या फर्म का डेली रूटीन एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए इनकी जरूरत होती है। एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि दो सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस करने के लिए। एक की लाइबिलिटीज, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइबिलिटीज जो है वो फर्म के क्रेडिट्स होते हैं, उसके डेट्स होते हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि उसने वापस करनी होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज जो है वो वापस करनी होती है। जबकि जो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है फर्म का, जिस जो कि ओनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती है ओनर की, उसको हम कहते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है वो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है। और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है फर्म के फाइनेंसेस का जरिया है। ये फर्म्स जिसमें फर्म ओनर्स का अपना पैसा, ओनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द ओनरशिप क्लेम्स ऑन द टोटल एसेट्स, के जो एसेट्स ओनर्स के पैसे से एक्वायर किए जाते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो ओनर्स का क्लेम हो सकता है। दे आर कॉल्ड एज द रेजिडुअल इक्विटी। मींस कि इन केस अगर एसेट्स को बेचा जाए और लाइबिलिटीज वापस करने के बाद जो भी एसेट्स बचेंगे, दैट विल बी द रेजिडुअल टू द ओनर्स। इस वजह से इनको रेजिडुअल इक्विटी भी कहते हैं। अच्छा, तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो हमारे पास बेसिकली कंप्राइज करती है, इधर देखिएगा, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है उसके हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपको नजर आ रहा होगा कॉमन स्टॉक, और दूसरा हमारे पास होता है रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉमन स्टॉक उस वक्त राइज होते हैं बिजनेस में जब ओनर्स अपना पैसा फर्स्ट टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम इनको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन स्टॉक जो है वो ओनर्स का प्रूफ होते हैं उनकी ओनरशिप का विद इन द बिजनेस, कि ओनर्स ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो इन रिटर्न उनके पास उस पैसे क्या, कि उन्होंने ये पैसा बिजनेस में लगाया है, क्या प्रूफ होता है, दैट इज कॉमन स्टॉक। दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द नंबर्स अबाउट द ओनरशिप इन्वेस्टमेंट्स, के ओनर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे ऊपर ही तमाम कुछ लिखा हुआ होता है कि ओनर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितना पैसा दिया है बिजनेस को। ठीक है, तो स्टॉक, कॉमन स्टॉक जो होते हैं ये जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो उस वक्त जो पैसा ओनर्स बिजनेस में रख देते हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक। अच्छा जी, तो दूसरा आपको जो एक आइटम नजर आ रहा है वो है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी बिजनेस ने एक्टिविटीज कैरी ऑन की, जो भी फर्म का बिजनेस था, बाइंग एंड सेलिंग है या कोई चीज मैन्युफैक्चर करना है या कोई अम्यूजमेंट पार्क रन करना है, तो जो भी फर्म का बिजनेस है उस फर्म से फर्म फर्म उस बिजनेस से फर्म जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जो होती है फर्म की ग्रॉस सेल होती है, ग्रॉस सेल होती है फर्म की। ठीक है, तो उस रेवेन्यू में से को जनरेट करने के लिए जितने भी हमारे अखराजात हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। और उसके अलावा जितना भी ओनर्स को हमने पैसे दिए हुए होते हैं इस्तेमाल के लिए, ओनर्स अपना जितना पैसा निकाल लेता है, तो बाकी जो कुछ भी बच जाता है वो बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यूज ग्रास सेल होती है, उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं एक्सपेंसेस, और फिर उस जो अमाउंट होती बचती है उसमें से हम डिविडेंड माइनस कर देते हैं। तो जो कुछ भी बचता है वो उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस नेट इनकम दैट माइनस डिविडेंड, वैल्यू इज कॉल्ड एज द रिटेन्ड अर्निंग। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में भी करूंगी। तो यहाँ आप ये समझें कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो एसेट्स की भी हमने एक डिटेल लिस्ट बनाई है, लाइबिलिटीज की भी एक डिटेल लिस्ट बनाई है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉमन स्टॉक और एक रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉमन स्टॉक जो होता है वो ओनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि रिटेन्ड अर्निंग जो है ये प्रॉफिट से आता है।
ठीक है। ये फर्म का एंड पे जो प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट से आता है। प्रॉफिट का ओनर कौन है? ओनर्स ही है। ठीक है। प्रॉफिट किसने जनरेट किया है? ओनर्स ने अपने लिए जनरेट किया है। तो वो प्रॉफिट जो कि बिजनेस में रख दिया गया है उसको जो है हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में रख दिया गया है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो ये वैल्यू आती कैसे है? तो इसमें से हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आती है उसमें से फिर डिविडेंड को माइनस करते हैं। तो ये फिर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है। तो अब हम इसको जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है हम किस तरह से लिखेंगे? तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का जो हमारे पास सेक्शन होगा उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? स्टॉक होल्डर्स equity is comprised of common stock and retained earning। और रिटेन्ड अर्निंग किसके इक्वल होती है? रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारे पास रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। लेस हो रहा है तो मीन्स माइनस हो रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज नेट इनकम। उस नेट इनकम में से हम लेस कर देंगे डिविडेंड। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड एज द रिटेन। तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी रेवेन्यू होगा, जितनी भी रेवेन्यू की अमाउंट आई है उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर देना होगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसको हम कहेंगे नेट इनकम। और फिर इस नेट इनकम में से जितना ओनर्स अपने इस्तेमाल के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं वो हमारे पास जो है वो डिविडेंड हो जाएगी। और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे रिटेन्ड। इस तरह से रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू जो है वो फिर ऐड हो जाती है कॉमन स्टॉक की वैल्यू में। कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारे बना देते हैं टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है। तो कॉमन स्टॉक जो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट था, फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू निकाली। ठीक है। ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। और इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये फिर हमारे पास जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और और अब हम जब ऐड करेंगे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को टोटल एंड लाइबिलिटीज को तो हमारे पास जो है टोटल एसेट्स बन जाएंगे। तो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट जो आपने शुरू से बनाई है। ठीक है। हमारे पास एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और ये टोटल एसेट्स जो है वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स आर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के। ठीक है। टोटल इक्विटी हमारे पास आ जाएगी और फिर ये टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज को हम जो प्लस करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी इस वैल्यू को जो है हम हमारे पास जो है ये इक्वल होनी चाहिए टोटल एसेट्स की। और ये हमारे पास एक कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ गई है। और इसको हम आगे जो है ज्यादा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में।
तो यहाँ पर हम जो है